प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मांग एवं मांग के प्रकार के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है और इसके बाद हमने कहा था कि आज आपको मांग फलन और मांग में वृद्धि या कमी तथा मांग में संकुचन या विस्तार के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं मांग फलन में। मांग फलन क्या है? मांग फलन किसी वस्तु की मांग और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बीच फलनात्मक संबंध को बताते हैं। किसी भी फलन में दो तरीके के चर होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस यहाँ पे जो डिमांड है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और अन्य जो प्राइस ऑफ एक्स गुड्स, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जिनके परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन होता है। अर्थात जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये किसी वस्तु की डिमांड को निर्धारित करते हैं, किसी वस्तु को डिमांड को निर्धारित करने में इनकी प्रमुख भूमिका होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि dx डिमांड ऑफ एक्स गुड्स, px एक्स गुड्स की प्राइस, y कंज्यूमर इनकम, pr प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। और रिलेटिव गुड्स दोनों तरीके की हो सकती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकती हैं और सब्स्टिट्यूट भी हो सकती हैं। और pp टेस्ट एंड प्रेफरेंस और f फैशन, ये चीजें ऐसी हैं जो किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। तो मांग फलन क्या है? मांग फलन मांग और उसके कारकों के बीच फलनात्मक संबंध को बताता है। ठीक है, तो मांग फलन जो है, मांग फलन के आधार पे हम मांग में संकुचन तथा विस्तार और मांग में वृद्धि या कमी का अध्ययन करेंगे। देखिए, इस मांग में जो दो तरीके की चर है, एक तो यह है कि उसी वस्तु की मांग और उसी वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मांग और अन्य चीजें हैं। तो इस मांग फलन का हम दो भागों में अध्ययन कर सकते हैं। जब हम किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत के बीच संबंध की व्याख्या करते हैं, या जब हम किसी वस्तु के कीमत में होने वाले परिवर्तन के आधार पर उसके मांग में पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करते हैं, तो इसका अध्ययन हम मांग में संकुचन या विस्तार के रूप में करते हैं। इस स्थिति में जो डिमांड कर्व होता है वो सेम डिमांड कर्व होता है, उसी डिमांड कर्व पे ही विचलन होता है, इसलिए इसको कहते हैं कि मूवमेंट अलोंग विथ सेम डिमांड कर्व। यानी कि अन्य चीजों को हम जब हम मांग में संकुचन तथा विस्तार का अध्ययन कर रहे हैं तो अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, ये जितनी चीजें हैं ये कांस्टेंट है। हम क्या अध्ययन कर रहे हैं कि केवल वस्तु की कीमत परिवर्तित हो रही है और किसके तहत इसका अध्ययन करेंगे? मांग में संकुचन तथा विस्तार के तहत। ये हमारा जो है ये मांग वक्र है, डिमांड वक्र है एक्स का, और इस पे एक्स वस्तु की प्राइस है, अन्य चीजें कांस्टेंट है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और इसमें डिमांड ऑफ एक्स गुड है, डिमांड ऑफ एक्स गुड। तो आप देखेंगे कि जब प्राइस में परिवर्तन हो रहा है, एक प्राइस है पी एक्स और PX1, तो PX से रिलेटेड जो डिमांड है वो DX और DX1। अगर इसको हम वृद्धि के रूप में लेते हैं, ये कमी हो रही है और ये कम हो रही है, तो ये बढ़ रही है। लेकिन मांग में वृद्धि तथा कमी, ये क्या है? मांग में विस्तार। मांग में वृद्धि नहीं कहेंगे, ये संकुचन तथा विस्तार का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये मांग में क्या है? मांग में विस्तार। विस्तार कब हुआ? कीमत कम होने पर, कीमत कम होने पर।
और कीमत बढ़ने पे क्या है, मांग में जब ये एरो हमारा जा रहा है बढ़ते की तरफ तो ये विस्तार है, और जब कीमत कम हो रही है तो क्या है, मांग में संकुचन। ये इस एरो के साथ मांग में संकुचन, ये है मांग में संकुचन। दूसरी ओर जब हम मांग में वृद्धि तथा कमी का अध्ययन करेंगे, तो अब तक जब हम मांग में संकुचन तथा विस्तार का अध्ययन कर रहे थे तो अन्य इन चीजों को कांस्टेंट मान रहे थे। अब हम उस वस्तु की प्राइस को कांस्टेंट मानेंगे और इन वेरिएबल में परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। अब प्राइस हो गई कांस्टेंट, यानी जब किसी वस्तु की मांग का अध्ययन उसकी कीमत को स्थिर मानते हुए अन्य चरों में परिवर्तन के आधार पे करते हैं तो उसको हम मांग में वृद्धि या कमी कहते हैं। ऐसी स्थिति में मांग वक्र परिवर्तित हो जाता है, विवर्तित हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं कि चेंज इन आर शिफ्ट इन डिमांड कर, चेंज इन आर शिफ्ट इन डिमांड कर, क्योंकि इसमें मांग वक्र जो इनिशियल मांग वक्र है वो नहीं रहता, मांग वक्र पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाता है। तो इससे है प्राइस ऑफ एक्स गुड्स जो कांस्टेंट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और इसमें है डिमांड ऑफ एक्स गुड्स। ये हमारा मांग वक्र है डी। अब मान लीजिए इसमें से किसी वेरिएबल में परिवर्तन होता, मान लीजिए कंज्यूमर इनकम बढ़ गई, मान लेते हैं कि अन्य वेरिएबल्स में से कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, और आय मांग हम लोग पढ़ चुके हैं। आय मांग क्या बताती है कि जब आय बढ़ती है तो मांग बढ़ जाती है। कीमत तो स्थिर है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, पीएक्स है और ये कांस्टेंट है, और इससे रिलेटेड जो क्वांटिटी है वो क्यूएक्स है। क्यूएक्स क्वांटिटी पे अब हम मान लेते हैं कि कंज्यूमर की इनकम जो है वो इंक्रीज कर गई। जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करेगी तो ये डिमांड हमारा दाहिनी ओर शिफ्ट होके D1 हो गया, और चूंकि प्राइस चेंज नहीं हो रही तो देखिए इसको यहाँ बढ़ाएंगे और डिमांड हमारी बढ़के हो गई QX1। प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन डिमांड वर्ग दाहिनी ओर शिफ्ट कर गया। क्यों शिफ्ट कर गया? क्योंकि इनकम जो है कंज्यूमर इनकम बढ़ गई, जिसके कारण वस्तु की डिमांड बढ़ गई। दूसरी तरफ अगर ये कंज्यूमर इनकम कम हो जाए, नीचे को आ जाए, यानी जब वाई जो है नीचे की तरफ आ जाए, इसको कहेंगे मांग में वृद्धि। ये है मांग में वृद्धि या इंक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि या इंक्रीज इन डिमांड। दूसरी तरफ जब कंज्यूमर इनकम कम हो रही है, ये कंडीशन कब है? जब वाई इंक्रीज हो रही है। ये तो दिखा रहा है कि जो इनकम है वो इंक्रीज होने पे। अब जब वाई डिक्रीज हो रहा है, वाई नीचे को आ रहा है, तो ये बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। डिमांड का जो है ये बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, और ये D2 मिल गया, DX2, ये DX1 और DX2। तो ये देखिए ये क्या हो गई, मांग में कमी, मांग में कमी। और कमी क्यों आई? कंज्यूमर इनकम के कम होने के कारण मांग में कमी। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर किसी वस्तु के प्रति हमारा टेस्ट बढ़ गया तो डिमांड कर दाईं ओर, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस कम हो गया तो बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, मांग में कमी हो जाएगी। कोई वस्तु फैशन में अगर आ गई तो उसका डिमांड वर्ग दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, इंक्रीज इन डिमांड हो जाएगा, मांग में वृद्धि हो जाएगी। अगर वो फैशन से बाहर हो गई तो उसका डिमांड वक्र जो है वो बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा और मांग में कमी के रूप में दिखेगा, या मांग में कमी उसको के रूप में से डिमांड कर को दिखाएंगे फैशन से बाहर होने पे, क्योंकि वो चलन से बाहर हो जाएगी, उसकी तरफ लोगों का रुझान कम हो जाएगा, इसलिए उसकी मांग घट जाएगी। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्या, मांग फलन और मांग फलन के आधार पे मांग में संकुचन तथा मांग में विस्तार और मांग में कमी या मांग में वृद्धि
याद रखने के लिए इसको कहते हैं, एक जोड़ देते हैं कि मूवमेंट अलोंग विथ सेम डिमांड कर्व, यानी इसमें डिमांड कर्व परिवर्तित नहीं होती है, उसी डिमांड रेखा पर हम मूवमेंट करते रहते हैं। दूसरे में क्या है, चेंज इन आर शिफ्ट इन डिमांड कर्व हो जाता है, यानी डिमांड कर्व जो है वो बदल जाती है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मांग फलन, मांग में संकुचन तथा विस्तार और मांग में वृद्धि या कमी के बारे में आप समझ गए होंगे। यदि इससे संबंधित कोई और प्रश्न आपके मन में आते हैं तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे उसको भेज सकते हैं और उनका समाधान अगले वीडियो में कर दिया जाएगा।